हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 9, जो है हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास। जो है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो अभी तक के हमने क्लास 6 की साइंस का जो 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर। ठीक, 9वां चैप्टर जो है हमारा सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश परिवेश मतलब वह होता है बच्चा जहाँ पे कोई जीव या जंतु जहाँ पे रहता है, वह जो जहाँ पे रहता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? परिवेश। क्या कहते हैं? परिवेश। जैसे विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुएं। पौधे एवं अन्य वस्तुएं जैसे कि हमारा है वन में कैसे जानवर से रहते हैं? जैसे कि शेर है, हिरण है, हाथी है, लोमड़ी है, बाघ है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो वन में। ये जानवर कहाँ रहते हैं? तो वन में। फिर है हमारा पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र में याक है, भेड़ है, पर्वतीय बकरिया या बकरी। ठीक, पर्वतीय बकरिया या बकरी। फिर हमारा फार्न, फिर खरगोश। ठीक, फिर मरुस्थल। मरुस्थल जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया को हम कहते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल में ऊंट है, बबुल है, मरुस्थली, बिच्छू और थोर। और क्या है? थोर। फिर हमारा समुद्र में, जो हमारा समुद्र है उसमें कौन कौन से जंतु जैसे कि जीव जंतु? मछली है, व्हेल है, शार्क है, मगरमच्छ है और केकड़ा। ये सब कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। फिर अन्य स्थान जो अदरवाइज और कहीं जो अन्य स्थान बचते हैं, ठीक, उनके बारे में तो हमारा कौवा है, गाय है, मुर्गी है, कुत्ता है, कबूतर। ये सब क्या है? अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। फिर है हमारा कि आवास एवं अनुकूल। क्या है? आवास एवं अनुकूल या अनुकूलन। ठीक, जो हमारा अनुकूलन या आवास एवं अनुकूलन है, ये क्या चीज है? आवास देखो ना, आप लोगों को घर को क्या कहते हैं? आवास ही तो कहते हो आप लोग। ठीक, हमारा रहने का आवास। तो आवास की डिफिनीशन ये है, किसी सजीव का वह परिवेश, मतलब परिवेश या स्थान, किसी सजीव का वह स्थान मान लो या परिवेश मान लो जिसमें वह रहता है, उसका आवास कहलाता है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, वह क्या कहलाता है? आवास। क्या कहलाता है? आवास। ठीक, फिर है हमारा जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। ये क्या चीज है? जिन विशिष्ट संरचनाओं, जैसे कि हमें एक तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए ना, कि हमें कैसे रहना है। एक विशिष्ट संरचना है कि हमें किस तरह के इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब हमारे आसपास की जलवायु कैसी हो, हमें किस तरह की, मतलब हमारे लिए अच्छी होगी, किस लिए की खराब। तो एक विशिष्ट संरचना। ठीक, स्वभाव की उपस्थिति किसी भी पौधे अथवा जंतु, जो भी पौधा या जंतु है, ठीक, उसके रहने या परिवेश, देखो रहने या परिवेश के योग्य बनाती हो। ठीक, योग्य बनाती हो मतलब परिवेश रहने या योग्य बनाती हो। ठीक, तो वो क्या? अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुकूलन कहते हैं। फिर है हमारे जो आवास है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। फिर हमारा आवास जो भाई सभी जानवर देखो अलग अलग स्थान पे रहते हैं। ठीक, उनके अलग अलग, जो हमारे जीव जंतु हैं या पौधे वो अलग अलग स्थान पे रहते हैं, तो इनके अलग अलग। तो जैसे कि हमारा विभिन्न आवास है। क्या है? विभिन्न आवास। ठीक, पहला है हमारा मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल, रेगिस्तानी एरिया। क्या है? रेगिस्तानी एरिया। ठीक, मरुस्थल में जल अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। अल्प मात्रा होता है, कम मात्रा में रहता है। ठीक, जो हमारा मरुस्थलीय एरिया है, मतलब जो मरुस्थल वाले स्थान है, उसमें देखो जो बाबू क्या होता है कि हमारा जो जल होता है उसमें कम मात्रा में होता है, मतलब अल्प मात्रा में होता है, मतलब कम मात्रा में होता है। ठीक, मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। जो रेगिस्तानी एरिया है, जो मरुस्थलीय एरिया है, दिन में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ही अधिक
ठंडी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी तो रात में बहुत ही ज्यादा ठंड भी रहेगी, ठीक। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए परिवेश की आयु का उपयोग करते हैं। जो मरुस्थल में जीव जंतु या पौधे पाए जाते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? भूमि पर ही तो रहे भाई, मरुस्थलीय एरिया में भूमि तो पर ही रहेंगे। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भूमि पर रहेंगे, जीव जंतु वो भी भूमि पर रहेंगे, मरुस्थलीय एरिया है ना, वो मरुस्थलीय स्थान है, ठीक। फिर उसके बाद वो अपने श्वसन के लिए परिवेश, जो श्वसन परिवेश के लिए वो वायु का उपयोग करते हैं, वो अपने श्वसन परिवेश के लिए उसी वायु का प्रयोग करते हैं, ठीक। और वो हमारा जो मरुस्थलीय एरिया है, दिन में जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी उतनी ही ज्यादा रात को ठंडी होगी, ठीक। और यहाँ पे मरुस्थलीय एरिया में, क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में क्या है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है, इसी को बोला गया अल्प मात्रा में, ठीक, बहुत ही कम में रहता है, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र की। किसकी? पर्वतीय क्षेत्र की। तो जो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल हिमपात भी होता है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इनमें बहुत हवाएं चलती हैं, और सामान्यतः बहुत ठंडे भी होते हैं, क्योंकि भाई हवाएं चलेंगे, पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें हवाएं भी तेज चलेंगी और इसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और साथ में ये शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ भी गिरने लगती है। ठंडियों में क्या होती है? इसमें बर्फ भी गिरने लगती है, ठीक। तो इसमें वृक्ष शंकु आकार जो हमारे वृक्ष होते हैं, इसमें किस तरह के? तो शंकु आकार के होते हैं, ठीक, शंकु आकार के, और शाखाएं तिरछी होती है। जो उनकी शाखाएं होती है वो तिरछी होती है। कैसी होती है? तिरछी होती है, ठीक। और जंतु की त्वचा मोटी या फर ठंड से उनका बचाव करती है। जो जंतु होते हैं, ठीक, उनकी त्वचा क्या होती? मोटी, और जो फर ठंड से उनकी बचाव करती है। भाई त्वचा उनकी मोटी रहेगी, जो उनकी त्वचा रहेगी वो मोटी होगी, तो उससे क्या होगा? उनकी जो ठंडी पड़ेगी तो उससे क्या होगी? उनको रक्षा करती है, ठीक, मोटी त्वचा। फिर पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर, बकरी के मजबूत खुर, ठीक, जो बकरियां होती है वहां की पहाड़ियां बकरियां होती हैं, जो उनके खुर क्या होते हैं? लंबे, ठीक, मजबूत और लंबे भी होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या हमारा? घास स्थल। फिर क्या हमारा? घास स्थल। क्या है? घास स्थल है मटमैला रंग। घास स्थल कैसा होता है? मटमैला रंग। अग्रपात में लंबे नख, चेहरे के सामने की आंखें शेर के क्रम से घास में छुपने, शिकार करने एवं शिकार को खोजने में मदद करते हैं। जो घास वाले क्षेत्र में जो घास वाले स्थल है, उसमें उसका रंग कैसा होता है? मटमैला। कैसा होता है? मटमैला। फिर अग्रपात, लंबे नखून, ठीक, ठीक, उनके क्या होते हैं? लंबे लंबे नखून होते हैं। और फिर चेहरे उनके कैसे होते? उनके चेहरे होते हैं सामने के। उनके चेहरे कैसे होते हैं? सामने के। उनके चेहरे सामने के होते हैं और आंखें क्रमशः होती है, ठीक। चेहरे उनके जब सामने होंगे तो आंखें भी तो सामने होंगी, ठीक। जो क्रमशः घास में उनको छुपने, क्या होते? जब आंखें सामने, चेहरा भी सामने होगा तो आंखें जो सामने की होती उनको क्या होते? घास में छुपने एवं शिकारियों से बचने या खोजने में उनको मदद करती है, ठीक। शिकार से जो उनको शिकार करने वाले आते हैं उनसे बचने के लिए भी उनकी रक्षा करती है और उनको छुपने, ठीक। और साथ में उनको शिकार, वो भी तो शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। जो शिकार करते हैं उनको भी वो खोजने में मदद करते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा दूसरा, मजबूत दांत, लंबे कान। उनके क्या होते हैं? मजबूत दांत भी होते हैं और लंबे लंबे कान होते हैं। जो घास वाले मैदान के जानवर रहते हैं, ठीक, उनके मजबूत दांत भी रहते हैं और लंबे लंबे कान भी होते हैं, ठीक। और सिर के पार्श्व में स्थित आंख, जो उसकी सिर के पास क्या होते हैं? उसके आंख से तेज गति में हिरण को क्रमशः कठोर। जो हमारा हिरण क्या है भाई, कितनी तेज भागता है, क्योंकि उसकी सब आंखें उसकी क्रमशः सिर के ऊपर और उसका चेहरा एकदम सामने का, ठीक, ठीक, तनों का चबाने
और क्या होते हैं वो जो हमारे फूल पत्तियां हैं, हिरन क्या करता है, चबाता ही नहीं, ठीक। शिकारी की गतिविधि को जानकारी देने एवं शिकार से दूर भागने में जो जो शिकारी होता है, जो शिकार करने वाला आता है, उसकी जो गतिविधियां करता है, वही शिकार करने से पहले जो कार्य करते रहते हैं वो, तो उनकी वही गतिविधियों की बात की गई, ठीक। गतिविधियां उन्हीं के बारे में बात की। शिकारी जो कार्य करता है, जो उनको मारने के लिए जो चाले रचता है, जाल बिछाते हैं, सारी गतिविधियां उनकी जानकारी देने एवं शिकार से दूर भागने में मदद भी करती हैं, ठीक। कौन सी? उनकी आंखें और उनके लंबे कान मजबूत, ठीक, नाखून, ये सब क्या उनको मदद करती हैं, ठीक। उसके बाद है जलीय आवास। जल, दलदल, झील, नदियाँ। जो जल है हमारा, जो जल है हमारा, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उसे जलीय आवास कहते हैं, ठीक। चाहे दलदल हो, ठीक, और चाहे जलाशय हो, चाहे झील हो, चाहे समुद्र हो, पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, वह क्या होता है? जलीय आवास। क्या? जलीय आवास, ठीक। चाहे दलदल हो, चाहे समुद्र हो, चाहे झील हो, ठीक, वो जहाँ पे जंतु एवं पौधे दोनों जल में रहते हैं, या ये कोई भी एक जल में रहते हैं, तो क्या होता है? जलीय आवास। क्या होता है? जलीय आवास, ठीक। उनका क्या होता है? जलीय आवास। तो पहला हमारा समुद्र। क्या होता है? समुद्र। अब ये हमारा समुद्र है, जो समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणी जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में मिले वायु का उपयोग करते हैं। जो हमारे समुद्र में लवड़ी जल रहता है, क्या होता है? हमारा समुद्र का जल कैसा होता है? लवड़ी होता है, मतलब खारा होता है। क्या होता है? लवड़ी में होता है खारा। जो हमारा समुद्र का पानी है वो खारा होता है, ठीक। लवड़ी होता है, तो लवड़ी होता है, और तथा श्वसन के लिए वो जल में विलय, जो हमारे लवड़ी जल में जो भी घुले पदार्थ है, ठीक, जल में क्या विलय जो पदार्थ होते हैं वायु का, उन्हीं का श्वसन के लिए हमें जो जंतु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं जल के अंदर, लवड़ी जल को में श्वसन ही कर लेते हैं, ठीक। उन्हीं लवड़ी जल की वायु का उपयोग करके वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। उसी लवड़ी जल में जो विलय पदार्थ रहते हैं, वो उसी वायु का उपयोग करके क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। फिर है हमारा तालाब एवं झील। क्या? तालाब एवं झील। लंबे एवं मजबूत पक्षपात मेढक को जो हमारा मेढक होता है, लंबे एवं मजबूत पक्षपात मेढक को छलाक लगाने एवं शिकार पकड़ने एवं पक्षपात जल युक्त पादगुलियां उसे तैरने में सहायता करता है। जो हमारे लंबे एवं मजबूत पक्षपात मेढक छलाक लगाने में, शिकार पकड़ने में उनको जलयुक्त क्या मदद करता है, जल में उनको मदद मिलती है, ठीक। क्योंकि उसको जो शिकार करते हैं मेढक अपना, तो उस जल के सहारे से जल्दी वो छलाक भी लगाते हैं, ठीक। पदगुलियों के उससे मदद तैरने में मदद करता है, जो उसकी पदगुलियां जो पैर होती हैं, तो उससे वो तैरने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, जलीय पौधों का तना लंबा होता है। जो हमारे जल में पौधे होते हैं उनके तने क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। जो हमारे जल में पौधे होते हैं उनके तने क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, ठीक। उनके तने क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, ठीक। खोखला एवं हल्का होता है। तना तो लंबा होता है, और क्या होता है? खोखला भी होता है। क्या होता है? खोखला होता है और हल्का भी होता है, ठीक। खोखला, जब भाई देखो उनके तने लंबे लंबे हैं और अंदर से खोखले हैं, तो क्या होंगे? हल्के तो रहेंगे। जब उनके तने अंदर से हल्के खोखले हैं तो हल्के रहेंगे, ठीक। तो तथा जड़ का आकार बहुत छोटा होती है। जो उनकी जड़ें होती है उनकी आकार बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये किसकी बात की गई है? तो हमारे जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं उनकी बात की गई, ठीक। जल के अंदर जो पाए जाते हैं हमारे पौधे, उनके बारे में बात की गई है, ठीक। फिर अगला है हमारा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास के जीव, वो हमारे आसपास के जो जीव है, पौधे सजीव हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये कैसे? सजीव हैं, ठीक। पौधे हमारे क्या है? सजीव हैं, क्योंकि इनमें जान है। क्या है?
इनमें जान है तो ये कैसे सजीव हैं, कैसे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। जो हमारे पौधे हैं वो कुत्ते और कबूतर की तरह न चल सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। है तो हमारे सजीव, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो है तो सजीव, मतलब उनमें जान है या नहीं, ठीक, उनमें जान तो है, पर वो ना ही चल सकते हैं और ना ही कबूतर की तरह वो उड़ सकते हैं। फिर दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकते हैं, फिर भी वह निर्जीव है। जो हमारे कार है, कोई भी गाड़ी हो, बस हो, स्कूटर है, ये तो चल तो सकते हैं पर ये निर्जीव है, ठीक है। अब ये क्यों है, ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक ठीक। फिर उसके बाद है हमारे पौधे एवं जंतु समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं। जो पौधे एवं जंतु हैं समय के साथ साथ वो वृद्धि करते हैं, ठीक। लेकिन आकाश में अपने आकार में वृद्धि करने में वाले बादल सजीव नहीं होते हैं। जो हमारे आकाश में बादल होते हैं वो वृद्धि करने में सजीव नहीं होते हैं। बादल तो कुछ चल तो रहे, हमें लगता है बादल चल रहे हैं, पर वो सजीव नहीं है, वो सजीव नहीं है, ठीक, सजीव नहीं होते हैं। परंतु देखो कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे चल तो नहीं सकते फिर भी वो सजीव हैं, ठीक। और वो पर कुत्ते और कबूतर की तरह न चल सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं, कार बस कुछ भी हो, कार वगैरह, तो ये जो गाड़ी हमारी है ये चल तो सकती है फिर भी ये निर्जीव है निर्जीव है, इनमें जान नहीं है। फिर है हमारा जो पौधे और जंतु समय के साथ साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और आकाश में जो आकार है, आकाश में जो आकार है, आकार में तो वृद्धि हो रही, वृद्धि करने में वृद्धि हो रही जो, पर वो सजीव नहीं है। फिर है हमारा सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले लक्षण, बताया ना कि क्या विशेषता है, मतलब लक्षण क्या है कि वो है कोई वस्तु या कोई भी वस्तु या पेड़ पौधे जो अगर सजीव हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो लक्षण होने चाहिए। जो कुछ लक्षणों की बात हम करेंगे, ठीक है, तो कुछ लक्षणों की बात करते हैं। पहला लक्षण, भोजन की आवश्यकता होती। जो हमारे सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे कि देखो कि हमारे जो पेड़ पौधे उनको पानी और जो सनलाइट से हमारी जो सूर्य की किरणों से जो रोशनी आती है उसकी जरूरत सबको होती है, ठीक, तो उनको भी जरूरत। वैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यकता होती है, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अब भोजन क्या है, सभी जीवों के लिए आवश्यकता है, क्योंकि सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए क्या होती है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो भोजन से ही तो मिलती है, ठीक। अगर किसी भी सजीव को वृद्धि करना है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो वो हमें भोजन से मिलेगी। किससे मिलेगी, भोजन से मिलेगी, ठीक। फिर हमारा वृद्धि। अब वृद्धि क्या चीज है, देखो वृद्धि बार सभी जीव सजीव पौधे, ठीक, एवं जंतु वृद्धि कर होती है, ठीक। समय के साथ साथ देखो हम जो बढ़ रहे हैं, पहले हम छोटे थे, धीरे 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 बड़े होते जाते हैं ना, पहले छोटे से फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो जो प्रक्रिया चलती रहती है उसी को हम कहते हैं वृद्धि, ठीक। छोटे छोटा फिर बड़ा बड़ा होता होता चला जाता है ना, उसी को कहते हैं वृद्धि। तो सभी सजीव पौधे एवं जंतु वृद्धि होती है। देखो पेड़ हम छोटा सा लगाते हैं तो फिर पानी सब टाइम टाइम पे पानी खाद वो सारी चीजें देते हैं फसल वगैरह को, फिर कोई भी पेड़ को, तो हम धीरे धीरे देखते हैं वो पेड़ बड़ा होता है, तो ये जो बढ़ा हो रहा है इसी को हम कहते हैं क्या, वृद्धि हो रही है, हमें क्या, वृद्धि। देखो कोई भी छोटा सा बच्चा होता है फिर धीरे 5 6 7 10 साल में वो कितना बड़ा हो जाता है, तो ये क्या प्रक्रिया, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक। धीरे धीरे एक तरह से मानो बढ़ रही है, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक। फिर है हमारा श्वसन, क्या है, श्वसन, श्वसन है, देखो फिर है हमारा श्वसन। जो श्वसन है, श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक हो, जो श्वसन है सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। श्वसन हमारा क्या, सभी जीवों के लिए आवश्यक। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। अब अगर श्वसन न करें, अगर भोजन न करें, ठीक, अगर भोजन कर रहे न करें और अगर भोजन नहीं करेंगे तो जो हम ग्रहण करते हैं भोजन उसके द्वारा हम श्वसन करते हैं, श्वसन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर हम भोजन ना करें तो हम श्वसन भी नहीं करेंगे, और श्वसन नहीं करें तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिले तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हमारे लिए भोजन भी जरूरी है, और भोजन मिलेगा तो भोजन हम जब ग्रहण करते हैं
तो हमारे शरीर में क्या श्वसन करते हैं, हम श्वसन करते हैं। जब श्वसन होता है तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है तो हम हर जो दिन में सभी सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कार्य करते हैं हम ऊर्जा के थ्रू तो करते हैं। ऊर्जा नहीं होगी तो हम शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद है हमारा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक, जो होते हैं सभी सजीव वस्तु में जो अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन, जो सभी सजीव होते हैं अपने वस्तु या अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाती है, अवशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, जो होते हैं परिवर्तन होते हैं सभी सजीवों में कुछ अवशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। सभी तो कहते इनमें जो परिवर्तन होता है, इनमें जो उत्पन्न होते हैं सजीव तो कहते परिवर्तन होता है। ठीक, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक, जो हमारे विभिन्न जैव प्रक्रमों के थ्रू, ठीक, जैव प्रक्रमों जो हमें बहुत प्रकार का खाना खाते हैं तो उससे क्या अवशिष्ट फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में क्या होते हैं, अवशिष्ट कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं और सजीवों द्वारा इन ठीक इन अवशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों द्वारा इन पदार्थों के निष्कर्षण को प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। प्रजनन सभी जीव प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन में ये होता है कि जो प्रजनन के ही द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को क्या जन्म देता है। ठीक, अगर प्रजनन क्रिया ना हो तो जो भी जीव हो या जंतु हो अपने जैसे सदृश संतान को जन्म नहीं दे पाएगा। तो अगर प्रजनन के ही द्वारा क्या करते हैं, अपने जैसे जीव को जन्म देता है। ठीक, अपने जैसे जीव को जन्म देता है। उसके बाद है गति। अब गति तो सबको पता होना चाहिए, सभी जीवधारी गति करते हैं। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा, जो ये सब क्या गति कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, गति करते हैं। सभी जीवधारी गति करते हैं और पौधों की गति सीमित होती है। ठीक, पौधों की सीमित गति होती है। अब देखो एक तरीके से गति वृद्धि है, देखो पौधे एक सीमित तरीके से ही बढ़ते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। पौधे क्या है, एक सीमित ही बढ़ सकते, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी जानवर होगा एक सीमित होगी उसकी लंबाई, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है ना। तो ये क्या है, सब एक तरीके से क्या गति, क्या है, गति है। ठीक, तो यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर समाप्त। मैंने एक एक चीज पूरी डिटेल से पढ़ा दी है और सभी लोग अपनी अपनी कॉपियों में इसको नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो है। तो फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। ठीक, मैं आपका अपना लाकुश भाई। ठीक, धन्यवाद।